माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर अप करने वाले हैं चैप्टर 9 को। इस चैप्टर 9 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट क्या होता है, और लाइट से रिलेटेड दो फिनोमिनास के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तैयारी के अगले पड़ाव की ओर। ठीक है, जो 2025 में आपका जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है, इसकी तैयारी के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट, अगर जो भी कोई भी सवाल आपको प्रॉब्लम करता हो, वो किसी भी बुक का हो, किसी भी पब्लिकेशन का हो, उस सवाल को चाहे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा उसका। ठीक है, और हमारे चैनल पे जुड़ के अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें पढ़ पाएँ बिना किसी नौटंकी बाजी के। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। तो ये हमारा वीडियो, इसका पार्ट 1 होने वाला है। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम बनाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में आप पढ़ेंगे, कम समय देंगे, कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको बता के ले जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा लाइट का लेक्चर 1, या कह सकते हैं पार्ट 1। ठीक है बच्चों, पार्ट 1। तो बिना किसी देरी के आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लाइट वगैरह क्या होता है। हर एक लाइन को एकदम अच्छे से पढ़ के एक्सप्लेन करेंगे आपको, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो बेटा, वी सी अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस, कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, तरह तरह के ऑब्जेक्ट हैं, वो सब हम देखते हैं। हाउएवर वी आर अनेबल टू सीइंग एनीथिंग इन डार्क रूम, जबकि हमें डार्क रूम में किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते। ऑन लाइटिंग अप द रूम थिंग्स बिकम विजिबल, अगर हम रूम के लाइट को जलाते हैं तो सारी चीज़ें विजिबल हो जाती हैं। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, ऐसा क्या है जो हमारी चीज़ों को विजिबल बनाता है। ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, डे में हमारी जो सनलाइट है वो चीज़ों को देखने में मदद करती है। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, जो लाइट हमारे ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, ऑब्जेक्ट उन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है बेटा? रिफ्लेक्ट। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, जो लाइट ऑब्जेक्ट पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसके सहारे हम चीज़ों को देख पाते हैं। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज इनेबल अस टू सी थिंग्स, जिसके सहारे क्या होता है कि वो रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज, हमारी आंखों में जब रिसीव होता है या हमारे आंखों में पहुंचता है तो इनेबल अस टू सी द थिंग्स, हम जो भी चीज़ें हैं उनको देख पाते हैं। तो वी आर एबल टू सी थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड। ठीक है, थ्रू इट, कि जब ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट क्रॉस करता है तो हम चीज़ों को देख पाते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमिना associated with light, such as image formation by mirror, the twinkling of stars, the beautiful colors of rainbow, bending of light by medium एंड सो ऑन। कई तरह की फिनोमिना है जो लाइट से रिलेटेड हैं, जो हम लोग डेली लाइफ में तो नहीं लेकिन हमेशा चीज़ें फील करते हैं। जैसे शीशे के सामने खड़े होकर कोई व्यक्ति मंजन कर रहा है, ब्रश कर रहा है, अपने आप को देख रहा है, तो रिफ्लेक्शन से इमेज बनता है और हम उस रिफ्लेक्टेड से बने हुए इमेज को देख पाते हैं। ठीक है, तो लाइट से बहुत तरह के फिनोमिनाज बनते हैं। बारिश होने के बाद सन के अपोजिट डायरेक्शन में हमें रेनबो का दिखाई देना, आसमान में चमकते हुए सितारों को दिखाई देना। ठीक है, ये सब हमारे लाइट के फिनोमिना हैं। तो आगे पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिना अराउंड अस वी मे कंक्लूड दैट लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कि हमारे सामने बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो ये प्रूफ करती हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है। द फैक्ट दैट ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट पॉइंट टू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट यूजुअली इंडिकेटेड एज अ रे ऑफ लाइट। अब जैसे सवाल आ गया कि व्हाट इज़ अ रे ऑफ लाइट, जैसे क्वेश्चन आ जाए
कि व्हाट इज़ अ रे ऑफ लाइट। तो देखो बेटा, जो रे ऑफ लाइट है इसको समझना बहुत आसान है। रे ऑफ लाइट को समझना बहुत आसान है। जिस डायरेक्शन में रे हमारी ट्रेवल करती हैं, ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में हमारा लाइट ट्रेवल करता है, मान लो कि इतने एरिया पे लाइट पड़ रहा है, कहीं से तो आ रहा होगा, ऐसे ऐसे पड़ रहा है। तो जिस डायरेक्शन में लाइट हमारा ट्रेवल करता है, अगर उस डायरेक्शन में कोई एक एरो खाली खींचे, उसी डायरेक्शन में एक एरो, तो इसी एक एरो को रे ऑफ लाइट कहेंगे। और ऐसे ग्रुप ऑफ रेज को क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ रेज। ग्रुप ऑफ रेज को हम कहते, ग्रुप ऑफ रेज को कहते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं बच्चों? बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो दी जाती हैं वो बहुत बेकार की होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन opaque object on the path of light become very small, light has a tendency to bend around it and not walk in a straight line, an effect known as diffraction of light। तो ये जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फिनोमिना है, ये भी आप लोग पढ़ोगे, लेकिन ये आपको पूरा कंप्लीट पढ़ने को मिलेगा क्लास 12th के फिजिक्स में। किसमें? क्लास 12th के फिजिक्स में। अब आगे बढ़ते हैं। देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक यूजिंग रे फेल्स। तो यहाँ पर क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन की लाइट को हम लोग मानते थे कि लाइट इज ट्रेवल इन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। तो ये यहाँ पर आके फेल हो जाता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, जैसे मान लो कि ये एक दीवार है और इस दीवार के अंदर यहाँ पर एक नैरो होल है और इधर से रे ऑफ लाइट आ रही थी। तो रे ऑफ लाइट क्या होता है कि यहाँ से निकलती है जब, तो हम ये देखते हैं कि ये कुछ इस तरीके से जाके सामने वाली दीवार पर स्ट्राइक होती है। तो इसका मतलब यहाँ सीधे निकलना चाहिए, केवल इतने दूर में केवल पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पूरा इतने सारे रीजन में रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है। इसका मतलब कि यहाँ कॉर्नर से लाइट क्या हो रही है? बेंड हो रही है। तो इसका मतलब कि लाइट अगर स्ट्रेट लाइट पाथ में चलती तो बेंड ना होती, केवल इतने ही एरिया में हमारी लाइट देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है ना। कहाँ पर? इतने ही दूरिया, इस होल से निकली हुई लाइट केवल इतने एरिया को ब्राइट कर पाती। लेकिन होता क्या है कि इतने पूरे रीजन में हमको लाइट का प्रेजेंस देखने को मिलता है। इसका मतलब कि लाइट हमारी बेंड भी होती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ में नहीं चलती, ठीक है। ये क्यों होता है? तो ये जो बेंडिंग हो रहा है, इस फिनोमिना को हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि टू एक्सप्लेन द फिनोमिना सच एज डिफ्रैक्शन, लाइट इज थॉट एज ए वेव। तो अब लाइट को वेव की तरह सोचते हैं हम लोग, एंड द डिटेल्स ऑफ विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेज। और इसकी डिटेल स्टडी हम लोग हायर क्लासेज में करेंगे, जैसा कि हमने आपको बता दिया क्लास 12th में हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे। पूरा क्लास 12th में डिफ्रैक्शन क्या होता है और भी कई तरह के फिनोमिना है। अगेन एट द बिगिनिंग ऑफ 20th century it becomes known that the wave theory of light often becomes inadequate for treatment of interaction of light with matter। आगे चल के लाइट का मैटर के साथ भी इंट्रैक्शन कराया गया। उसके बाद एंड लाइट ऑफन बिहेव समवॉट लाइक ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। कैसा? स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, यानी लाइट जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल का एक स्ट्रीम है, ठीक है। पार्टिकल जैसे कि बारिश होती है ना, एक के बाद एक बूंदे एक लाइन में अलाइन होकर गिरती हैं। अगर एक हम लाइट के पाथ को देखें तो, ठीक है, उस तरीके से कुछ पता चला। कब? बिगिनिंग ऑफ 20th century, बिगिनिंग ऑफ 20th century। दिस confusion about the true nature of light continued for some years till a modern quantum theory of light emerges, in which light is neither a wave nor a particle. The new theory reconcile the particle properties of light with the wave nature। तो आगे चल के मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग ये पढ़ते हैं, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं कि लाइट शोज ड्यूअल नेचर सच एज पार्टिकल एंड वेव। कैसा मेरे प्यारे बच्चों? पार्टिकल एंड वेव की तरह लाइट हमारा बिहेव करता है। केवल वेव भी नहीं है, केवल पार्टिकल भी नहीं है, यानी कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और उसमें ये कंसीडर हम करेंगे कि लाइट हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल करता है। दिस बेसिक कॉन्सेप्ट विल हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना इन द नेचर लाइक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर reflection of light,
by spherical mirror and refraction of light and their application in real life situation। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी जो हमने आपको यहाँ पर समझाया ये हमारा था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ये क्या था बच्चों? ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो जब इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरफ कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं, अगर ज़मीन पर एक गेंद को छोड़ा जाए एक सर्टेन हाइट से तो वो गेंद क्या होता है, ज़मीन से टकराने के बाद वापस ट्रेवल करता है, वापस मुड़ जाता है। यानी कि अगर एक गेंद को हम यहाँ से इस फर्श के तरफ छोड़े तो ये गेंद ज़मीन पे टकराएगा और टकराने के बाद ये ऊपर की डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। इसी तरीके से लाइट भी करता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पर, ये मान लो कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर गिरता है तो ये टकराने के बाद इसी डायरेक्शन में वापस चला जाता है। इसी फिनोमिना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं अब कि अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। क्या बोला गया कि हाईली पॉलिश्ड सरफेस अगर कोई है, जैसा कि मिरर होता है, शीशा होता है जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं, अगर उस पर लाइट गिरता है तो मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम, यानी कि वापस उसी मीडियम में चला जाता है। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आपने क्लास 9th में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली होंगी। लेट अस रिकॉल दिस लॉ कि ये लॉ क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो ये जो दो बातें यहाँ पर आपको दी गई हैं ये बेटा रिफ्लेक्शन के लॉ हैं। दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर अप्लीकेबल These law of reflection are applicable to all type of reflecting surface including a spherical surface। याद रहेगा। तो ये जो है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्या है बेटा? ये जो दो लॉ है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को आपको याद रखना है। क्या होता है इसको अच्छे से समझते हैं। सपोज कि ये हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सपोज ये क्या है बेटा? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कोई रे इस तरह से आके यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद ये कुछ इस तरीके से इस तरफ चली गई, यानी रे आई इधर से थी, इस पॉइंट पर टकराने के बाद ये पॉइंट ओ पर इस तरफ चली गई। तो अगर इस सरफेस के इस पॉइंट पर सरफेस के साथ इस तरीके से कोई रे खींचा जाए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, ठीक है ना, सरफेस के साथ कोई 90 डिग्री पर रे खींचा जाए तो इसको बोला जाता है बेटा नॉर्मल। इसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल। तो ये आपको याद रखना है, ये 90 डिग्री पर खींची गई लाइन ये नॉर्मल है। ये क्या है बच्चों? ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, ये जो रे खींची गई है, ये जो रे है जो कि स्ट्राइक कर रही है इस मिरर पर, इसका नाम कुछ रख देते हैं M1 M2। तो इस रे को, इसका नाम चलो ऐसे रख देते हैं AO और इधर वाले किसी पॉइंट को हम नाम रख देते हैं B, इधर कोई A। तो जो AO आपके पास है AO, ये आपका बेटा इंसिडेंट रे है। AO क्या है? AO इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। ठीक, जो OB है, O से B, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। ये हमारी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक, जो M1 M2 है, M1 M2 ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, और जो ओ सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, यानी इस पॉइंट का ये जो नॉर्मल हमने लिखा है इसको N लिखते हैं हम लोग ON। तो जो ON आप देख रहे हो जो कि नॉर्मल है मिरर M1 M2 पर, तो इस ON को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। ठीक, और जो एंगल हमारा बनता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और जो एंगल हमारा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी कि इस डायग्राम में जो आप एंगल R देख रहे हो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, और जो एंगल R देख रहे हो ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है।
ठीक। और इस लॉ में क्या बोला गया, इस लॉ में यही दो बातें बोली गई जो दोबारा आपको ध्यान देना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहली चीज। दूसरा, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन। ये दूसरा, दोनों बातें आपको प्रॉपर याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। हम लोग प्लेन मिरर के से बने हुए इमेज को डेली देखते हैं, क्योंकि हम अपने शीशे के सामने अपना बाल को सही करते हैं, अपने चेहरा को देखते हैं, इवन अपने ड्रेसिंग सेंस को देखते हैं कि हमारा कैसा ड्रेसिंग सेंस है या नहीं है। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज। तो इस जो शीशे में हमारी तस्वीर दिख रही है, जो हमारा चेहरा दिख रहा है, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो जो इमेज दिख रही है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है। तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ये खास बात हमेशा याद रखना है, इसको अच्छे से याद रखना है कि इमेज जो हमारी प्लेन मिरर में बनती है, ध्यान रखना, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी खास बात याद रखनी है, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जो साइज ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज, मान लो कि ऑब्जेक्ट का साइज जो है ये हमारा 5 मीटर का है, तो जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर में वो भी 5 मीटर का ही बनेगा। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। यानी इसमें ये बोला गया कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा मिरर से मान लो 10 मीटर दूर है, तो इमेज भी मिरर से 10 मीटर ही दूर बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। और आगे कि जो प्लेन मिरर में हमारी इमेज बनती है, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि अगर ये हमारे सामने एक प्लेन मिरर है और यहाँ पर हमने क ऐसे लिखा, तो यहाँ पर जो बेटा हमको दिखाई देगा क, वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यानी कि आपका ऑब्जेक्ट जो है कुछ ऐसा है और आपकी इमेज जो है इसकी ये कुछ ऐसी है। तो इस तरह के इमेज को हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्टेड इमेज। तो जितना हमने यहाँ से लेके यहाँ तक बातें बताई, ये किसके लिए था बेटा? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। किसके लिए था? इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। और ये उस इमेज की प्रॉपर्टीज़ थी, इमेज की प्रॉपर्टीज़ था, जो कि आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे सामने कि द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसीडर्ड एज कर्व्ड मिरर। कि अगर जो चम्मच वगैरह से हम खाते हैं ना, वो हमारा एक कर्व्ड मिरर की तरह काम करता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज द स्फेरिकल मिरर्स। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ स्फेयर। क्या माना जाता है कि ये जो हमारी स्फेरिकल मिरर्स हैं, जो हमारे कौन से मिरर? स्फेरिकल मिरर्स। ये क्या हैं कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर, कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ स्फेयर। सच मिरर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। ठीक है। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। तो ऐसे मिरर्स जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है उनको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो देखो, स्फेरिकल मिरर कुछ इस तरीके का आपके सामने एक यहाँ पर दिख जाएगा और एक आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कि इस बाहर से पेंट वेंट कर दिया है ताकि लाइट ना पास करे, और इसमें अंदर की तरफ पेंट कर दिया गया है ताकि लाइट ना पास करे। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे ही इस पर स्ट्राइक होती है तो ये टकरा के वापस इधर चली जाती है। इस पर कोई लाइट ऐसे गिरती है तो ये भी टकराने के बाद ऐसे आ जाती है। ठीक, यानी कि इसका इनर सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है, इसके आउटर सरफेस पर रिफ्लेक्शन होता है। तो जिसके इनर कर्व्ड सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है इसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। और जिसके आउटर सरफेस पर रिफ्लेक्शन होता है उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो ये एक डायग्राम है जो कि आपको याद रखना है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड्स और
आउटवर्ड्स, वो ये हमारा स्फेरिकल मिरर है। अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड दैट इज फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। यानी क्या बोला, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, साफ साफ लिखा, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, ठीक, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व्ड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कॉनकेव मिरर बोलेंगे, ठीक। एंड अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, कर्व्ड आउटवर्ड, जिसका कर्व्ड आउटवर्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। जिसके दोनों के डायग्राम आपके सामने यहाँ पर बने हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे ये कहानी है, यू में नाउ अंडरस्टैंड दैट द सरफेस ऑफ द स्पून कर्व्ड इनवर्ड, कि हम लोग देखते हैं कि जो सरफेस ऑफ स्पून होता है, जिसके अंदर से हम कोई भी चीज़ रख के खाते हैं, वो कर्व्ड इनवर्ड होता है, तो कैन बी अप्रॉक्सीमेट टू अ कॉनकेव मिरर, तो उसको हम कॉनकेव मिरर कह सकते हैं। एंड सरफेस ऑफ द स्पून ब्लग्ड आउटवर्ड कैन बी अप्रॉक्सीमेट टू अ कॉन्वेक्स मिरर, कि अगर हम एक चम्मच को देखें तो अंदर वाला हिस्सा ऐसा होता है कुछ, और बाहर वाला हिस्सा ऐसा होता है कुछ, ठीक है। तो अंदर वाले से अगर रिफ्लेक्शन हो, अंदर अगर आप देख रहे हो तो कॉनकेव मिरर का काम करेगा, अब बाहर की तरफ पलट के देखोगे तो कॉन्वेक्स मिरर का काम करेगा। बिफोर वी मूव फर्दर ऑन ए स्फेरिकल मिरर वी नीड टू रिकग्नाइज टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म्स, कि इसमें क्या क्या टर्म्स आते हैं स्फेरिकल मिरर में, ठीक है। These terms are commonly used to discussion about spherical mirrors। कौन कौन से हैं, तो उनमें एक टर्म है हमारा इंपॉर्टेंट, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, जिसे हम सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, इसे हम कहते हैं बेटा पोल। क्या कहते हैं, पोल, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपसे पोल की डिफिनेशन पूछी जाएगी तो पोल के बारे में ये लिखोगे कि द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज point called the pole. It lies on the surface of the mirror। जैसे हम यहाँ पर बात करें कि जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा मिरर का क्या है बेटा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है एग्जैक्टली इसको हम लोग पोल कहते हैं। यानी ये जो मिरर का टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो सेंट्रल पार्ट है उसको पोल कहते हैं। अब पोल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाई लेटर पी, कैपिटल पी। आगे क्या है कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ए स्फेयर, कि जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल मिरर का वो किसी न किसी हॉलो स्फेयर का पार्ट है। एंड दिस स्फेयर हैज ए सेंटर, और उस स्फेयर का अपना एक सेंटर होगा। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, उसे क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। यानी कि अगर इसमें कोई डायग्राम है, नहीं है, इसी डायग्राम में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए कि इस कर्व सेंटर का, कर्व मिरर का ये सेंटर है, तो इस पॉइंट को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको कहेंगे इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसका, ये जो कॉनकेव मिरर है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये। और मान लेते हैं कि ये वाला मिरर का यहाँ पर सेंटर है, ये यहाँ पर सेंटर है, तो ये वाला सेंटर जो है ये कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, समझ में आया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल सी। प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का पार्ट नहीं है, ये एक टर्म है जो यूज किया जाता है, तो इसको आप नोट की तरह याद भी रख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ द मिरर, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कहाँ लाई करता है, आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कॉनकेव मिरर का वो इसके सामने होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर है इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये दो यहाँ पर दो अलग अलग मिरर बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो इसमें कॉन्वेक्स वाले कॉनकेव में क्या है, कॉनकेव में इसके सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कॉन्वेक्स में किधर है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, इस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेंटर है। ठीक है, आगे कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, हाउएवर इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। जबकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर के पीछे है। तो यू में नोट दिस इन फिगर
9.2 ए एंड बी, यही ये फिगर हमारा, अच्छा 9.1 है ये है 9.2 कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है बच्चों और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक, इसमें आपको सेंटर को रिप्रेजेंट किया गया है। सेंटर यहाँ पर देख सकते हो कि ये सी पॉइंट बनाया गया है और सी लिखा गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, पेन को यार मैं बदल के ऐसा वाला कर दूँ, यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये बनाया गया है और यहाँ सी से रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पर भी सी बनाया गया है। कोई दिक्कत वाली बात यार, उसमें ना थोड़ा सा फ़ॉन्ट तो अच्छा आ जाता है लेकिन थोड़ा ना मोटा पतला कहीं कहीं लिख रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा पेन बदल लिया। अब ये पेन सही है। अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं। दूसरा इसमें टर्म्स आता है बेटा द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या आता है? द रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। यानी कि जिस स्फेयर का वो मिरर पार्ट होता है, ठीक है, याद रखना है। यहाँ से पूरा ये बात कहानी शुरू है कि द रेडियस ऑफ ए स्फेयर ऑफ विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, कि स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट होता है उस स्फेयर का रेडियस जो है उसी को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। और इसको हम लोग कैपिटल आर लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल आर लेटर से। अब आगे या दूसरे तरीके से भी इसको हम कह सकते हैं कि जो सेंटर है और ये सेंटर है ना, ये क्या है बेटा? सेंटर और ये पोल, इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है P टू C, इस डिस्टेंस को भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल टू सेंटर का जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो मैथमेटिकली आप ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो यू मे नोट दैट डिस्टेंस ऑफ PC इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। इसको बेटा हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको कहाँ से याद रखना है? यहाँ से याद रखना है। मैं बाइफरकेट कर दे रहा हूँ यहाँ से कि अब जो स्ट्रेट लाइन, इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, आगे रिमेंबर दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर। ये बात हमेशा आप याद रखेंगे कि रिमेंबर क्या करना है आपको? रिमेंबर ये करना है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो हमेशा नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी, यानी कि ये देखो यहाँ पर ये जो लाइन खींची गई है बेटा, ये जो सेंटर से ऐसे लाइन ये जो जा रही है, ये लाइन, ठीक है, जो सेंटर और पोल पे आ रही है, ये मिरर के साथ यहाँ 90 डिग्री पर होती है और इसी लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये वाली जो रे है, ये वाली, यही हमारी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। यही वाली लाइन हमारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसे कि आपको याद रखना है। क्लियर? बहुत बढ़िया, समझदार बच्चे हैं एकदम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कितनी बातें आप लोगों ने समझी इतनी देर में हम लोगों ने शुरुआत करी है एक एक चीज़ समझने के लिए। सबसे पहले हमने किसको समझा? पोल, कि जो टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट होगा उसे हम पोल कहेंगे, P से रिप्रेजेंट करेंगे। स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट होगा उसका सेंटर ही उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तीसरा, स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर से बना होता है उसका रेडियस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, या डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा मिरर के पोल से ही पास होती है और पोल पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करती है। ठीक है, ये सारी बात हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, इतना आप लोगों को याद रखना है एकदम अच्छे से। अब आगे द पेपर एट्स, अब ये एक्टिविटी है, ये क्या है बेटा? 9.2 एक एक्टिविटी है। अब इस एक्टिविटी से बहुत सारी बातें समझाई गई होंगी। ठीक है, और उस ऑब्जर्वेशन में हमें क्या क्या जानना है ये भी हम आपको बताएंगे। एक जानना है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और क्या जानना है इसमें? ओके, चलो ध्यान देना। अब देखो, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ पैरेलल लाइन डाली जाए, जैसे ये लाइन, ये रे, ये रे, ये रे, ये 4 रे इस कॉन्केव मिरर पर डाली गई हैं। कौन सा मिरर है बेटा? कॉन्केव मिरर।
ठीक है। तो कॉनकेव मिरर पर जब डाली गई, पैरेलल हैं आपस में, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं, तो सबका रिफ्लेक्शन हुआ इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। ये सभी रेज इस पॉइंट पर मिल रही हैं। तो जिस पॉइंट पर पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज, उस पॉइंट को हम लोग बेटा प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर। तो अब देखो आगे ध्यान रखना है कि अब एक और इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन आने वाला है, ठीक है, जिसे हम फोकस कहेंगे। तो क्या है, ध्यान से सुनना कि अगर हम सन के सामने कोई एक ऐसा मिरर रखें अपने ग्राउंड पे जो सभी रोशनी को, सभी लाइट को एक जगह कलेक्ट कर दे, तो वो पॉइंट उस मिरर का फोकस कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि द पेपर एट फर्स्ट बिगिंस बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक इवेंचुअली। अच्छा, ये तो उसकी कहानी हो गई, आपको यहाँ पर मिलेगा this spot of light is the image of the sun on the sheet of paper. This point is the focus of the concave mirror, and the heat produced due to the concentration of sunlight ignites the paper, and the distance of the image from the position of the mirror gives the approximate value of the focal length of the mirror. Okay, तो यहाँ पर कहानी बनाई गई है एक। आगे हम आपको बताते हैं कि when a number of closely a number of rays parallel to the principal axis are falling on concave mirror, तो ऑब्जर्व कि द रिफ्लेक्टेड रेज, कौन सा रेज? रिफ्लेक्टेड रेज, दे ऑल आर मीटिंग या इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो जब भी ये हमारा डिफिनेशन है फोकस का, किसका बेटा? फोकस का, जिसे आपको याद रखना है कि व्हेन अ नंबर ऑफ, यहाँ पर क्लोजली की जगह लिख लो, या क्लोजली अ नंबर, ये मत लिखना, यहाँ से लिखो कि अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन कॉन्केव मिरर। तो ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड रेज, दे ऑल आर मीटिंग इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम कहेंगे क्या? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। सिमिलरली अगर ऐसा ही कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पर भी ये रेस डाली गई, और रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से 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 हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि ऑल रिफ्लेक्टेड रेस, चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे ये वाली रेस है, चाहे ये सभी इस पॉइंट से ट्रेवल कर रही हैं, यानी डाइवर्ज हो रही हैं इस पॉइंट से। तो इस डाइवर्जिंग पॉइंट को हम लोग, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर सिचुएटेड है, इसको प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। तो इसी तरीके से बेटा यहाँ पर लिखा है आगे कि ऑब्जर्व, सिमिलरली ऑब्जर्व इन फिगर, इतना। अब आगे कि हाउ, ओके, आगे कि द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर, ओके, बहुत बढ़िया, कि द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड बाय कॉन्वेक्स मिरर, द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर दोनों पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान देना है आपको, कहाँ से? कि यहाँ से लेके और यहाँ तक जो लिखा गया है, ये कॉन्केव मिरर के लिए फोकस को डिफाइन किया गया है। ठीक, और उसके बाद कि यहाँ से लेके और यहाँ तक जो लिखा गया, ये क्वेश्चन मार्क मत लिखना, तुम लोग हटा दो, कि द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड बाय योर कॉन्वेक्स मिरर देन यहाँ पर द के जगह क्या लिख लो? देन लिख लो, द के जगह देन लिख लो, कि देन यहाँ पर द के जगह क्या लिखना है? इस द के जगह आप लिखना है देन रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। और आगे कि जो डिस्टेंस होगा हमारा इस पोल से लेके फोकस तक का, इस डिस्टेंस को बेटा हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, और स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस डिस्टेंस को बेटा हम फोकल लेंथ कहते हैं। कि डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है, तो आगे अब फोकस को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे? रिप्रेजेंटेड बाई एफ, रिप्रेजेंटेड बाई लेटर एफ। और आगे की कहानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल लेटर स्मॉल एफ। ठीक है, तो ये हमारा फोकल लेंथ का डिफिनेशन है, किसका है? ये हमारा
फोकल लेंथ का डिफिनेशन है, ठीक। और यहाँ पर हमारा किसका डिफिनेशन है बेटा, फोकस का डिफिनेशन है, जो कि हमने आपको यहाँ पर लिख भी दिया है। तो ये आपको सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट किया है, तो इसको आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ेंगे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर बाई एंड लार्ज स्फेरिकल द सरफेस। क्या लिखा है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज बाई एंड लार्ज spherical. The surface then has a circular outline and the diameter of the reflecting surface of a spherical mirror is called its aperture. The distance mn represents the aperture. अब देखो अपर्चर का डायग्राम इन्होंने इधर दिया है, कहीं नहीं दिया है, मैं दिखाता हूँ कि देखो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस एक तरीके से होता है बेटा, यहाँ से ले, अरे यार, या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में जो हमारा ये वर्टिकल डिस्टेंस हमारा होता है, इसको हम लोग अपर्चर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। ये हमारा है अपर्चर। और ये हमारा कौन सा अपर्चर है, ये भी मैं क्लियर कर दूं आपको। इसको बेटा हम लोग लीनियर अपर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर अपर्चर। क्या कहते हैं, लीनियर अपर्चर। अगर इस बाउंड्री को सेंटर से जोड़ दिया जाए, कहाँ से, ऐसे इस सेंटर से, ये सेंटर है ना, तो अगर इसको इस एक्सट्रीम बाउंड्री को सेंटर से जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर एंगल बनेगा थीटा। इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर एंगल बना थीटा टोटल, ये जो एंगल है, इस एंगल को बेटा हम लोग कहेंगे एंगुलर अपर्चर। क्या कहते हैं, एंगुलर अपर्चर। ये आपको नोट कर लेना है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर में हो गया। ऐसे ही कॉनकेव मिरर में भी आपको दिखाई देगा। ये हमारी एक्सट्रीम बाउंड्री है। कौन सी एक्सट्रीम बाउंड्री है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये बाउंड्री है mn। इसको हम कहेंगे लीनियर अपर्चर। इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे लीनियर अपर्चर, लीनियर अपर्चर। और इसी चीज़ को अगर हम सेंटर से जोड़ दें, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, अगर इसी को, इस बाउंड्री को सेंटर से जोड़ दूँ, इस बाउंड्री को सेंटर से जोड़ दूँ, तो जो यहाँ पर ये एंगल बना, ये एंगल हमारा मान लो थीटा है, तो इस थीटा को हम लोग कहते हैं एंगुलर अपर्चर। क्या कहते हैं बच्चों, एंगुलर अपर्चर। इसको ऊपर कर दो, एंगुलर अपर्चर। तो ये आपको याद रखना है कि लीनियर अपर्चर क्या है और एंगुलर अपर्चर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अपर्चर की भी बात आ गई थी, तो अपर्चर भी हमने बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इज देयर, आगे ध्यान से देखना, we shall consider in our discussion only such spherical mirrors whose aperture is much smaller than its radius of curvature। तो आप लोगों के क्लास में यही पढ़ना है जहाँ पर जो स्फेरिकल मिरर का अपर्चर है वो स्मॉलर होता है इसके रेडियस से, यानी कि जो mn है हमारा, यानी क्या है बेटा, जो हमारा mn वाली लेंथ है वो लेस देन है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर के, ठीक है। अब आगे बढ़ाएं, बहुत बढ़िया। देखो बेटा हर एक चीज़ को बहुत डीप में बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कि इज देयर एनी, अरे यार ये क्या हो गया, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो बिल्कुल होता है। क्या रिलेशन होता है, आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। क्या होता है, फॉर स्फेरिकल मिरर ऑफ ए स्मॉल अपर्चर। अगर स्मॉल अपर्चर का स्फेरिकल मिरर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, दैट इज आर इज इक्वल टू 2f। यानी कि अगर किसी सवाल में रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया कि 40 सेंटीमीटर है, तो उसका फोकल लेंथ सीधा आप कितना लिखेंगे, उसका फोकल लेंथ मेरे प्यारे बच्चों सीधा आपको लिखना है उसका फोकल लेंथ कि f बराबर 40/2 दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। किसी का फोकल लेंथ अगर दे दिया मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो उसका रेडियस ट्वाइस हो जाएगा, 2 टाइम्स इंटू 10 दैट इज़ 20 मीटर। ये 10 मीटर था तो 20 मीटर हो जाएगा, और रेडियस 40 सेंटीमीटर था तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी हमेशा आपको ये जो फार्मूला आपके सामने है कि r इज़ इक्वल टू 2f, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर लाइज मिडवे बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि ये बात तो प्रूफ करता है ना कि जो फोकस है हमारा, यानी कि
ये जो फोकस वाला पॉइंट है, अगर यहीं पर मैं देखूं कि ये अरे यार ये क्या है, कि ये जो सेंटर है और ये पोल है, तो इन दोनों और इन्हीं के बीच की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं हम लोग। तो इसका मतलब कि फोकस जो है ये फोकस पोल और सेंटर के बीच में होता है। तो ये दोनों ही मिरर पे लागू होता है कि ये पोल है, ये सेंटर है, तो दोनों के बीच में ही हमारा ये फोकस एफ होता है, जिसे कि आपको याद रखना है, ये एफ होता है। ठीक है, एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन वाली जो लेक्चर है, आज हम लोगों ने बेसिक्स इन्फॉर्मेशन पढ़ लिए इस लेक्चर में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 40 मिनट का हो गया है और अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ होता है बेटा, बहुत कुछ होता है। एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे, हर तरह के सवाल बताएंगे, तो इस चैप्टर में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं अभी। ठीक है ना, तो ऐसा करते हैं, बहुत लंबा लेक्चर ना हो जाए, आप बोरिंग ना फील करो, ऐसा ना हो कि आप देखो ही मत वीडियो, तो फिर मेहनत बर्बाद हो जाएगा हमारा भी। तो ऐसा करते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, आज के इस लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों हम इतना ही रखते हैं, और इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर को नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे। किस में कवर करेंगे बेटा? यहाँ से हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो अब आज हमारा वीडियो अपलोड होने वाला है पार्ट 1, और कल आपको मिल जाएगा अगले डेट में पार्ट 2। तो पार्ट 2 भी आपको बहुत अच्छे से देखना है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, सवाल चैप्टर बताइए, क्वेश्चंस बताइए, कमेंट करिए, आपको हर सवाल का जवाब प्रॉपर वे में मिलेगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। इस चैनल पे अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।